मेरा नाम अर्शी है। मैं जवान होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी थी। मेरी उम्र 29 साल थी। मेरे दिल में भी बाकी लड़कियों की तरह शादी करने का ख्याल आता था, लेकिन मैं मजबूर थी। चाहकर भी मैं अपनी शादी नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब मैं 14 साल की थी, मेरे पिता हमें छोड़कर चले गए थे। उस वक्त मेरा भाई 5 साल का और मेरी बहन 8 साल की थी। मेरी माँ उस समय पापा की मौत पर बहुत दुखी थीं। रोते रोते वह बार बार कह रही थीं, तुम इस दुनिया से क्यों चले गए? 3 बच्चों का बोझ मुझ पर डाल दिया, अब इनकी देखभाल कौन करेगा? माँ को देखकर मैंने उसी पल सोच लिया कि मैं उनकी मदद करूंगी। माँ ने जैसे तैसे हमें पाला और पढ़ाया। समय के साथ मैं उनकी सहारा बन गई। माँ ने दूसरों के घरों में काम किया, कपड़े सिलकर गुजारा किया और मुझे पढ़ाया। जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो मैंने नौकरी शुरू की। 7 सालों तक मैंने नौकरी की और अपनी काबिलियत की वजह से मुझे कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पर प्रमोशन मिला। अब मेरी सैलरी भी अच्छी हो गई थी। मैं अपने भाई और बहन को पढ़ा रही थी और उनकी परवरिश कर रही थी। माँ बड़ी हो चुकी थीं और लोग उनसे कहते थे, तुम्हारी बेटी जवान और खूबसूरत है, उसकी शादी कर दो। लेकिन माँ कहती थीं, मेरी बेटी अभी शादी नहीं करना चाहती। दरअसल मैंने खुद माँ से कहा था कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं। पहले मैं अपने भाई और बहन को कामयाब देखना चाहती थी और उसके बाद ही शादी करूंगी। अगर मैं पहले शादी कर लेती तो फिर उनके और बूढ़ी माँ की देखभाल कौन करता? मुझे अपनी शादी की कोई जल्दी नहीं थी। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। प्यार मोहब्बत के लिए मेरे पास कभी वक्त नहीं था। मैंने सुना था कि जो लोग प्यार करते हैं वो उसे वक्त और तवज्जो देते हैं, लेकिन मेरे पास समय ही नहीं था। मेरा सारा दिन ऑफिस में बीतता था। हालांकि पिछले 7 सालों में इतना बदलाव जरूर आया कि अब मैं अपनी मर्जी से ऑफिस जा सकती थी। मैं मेहनत से काम करती थी और कंपनी में सबका भरोसा जीत चुकी थी। जिंदगी की परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो रही थीं और मैं अब अपने भाई बहन को भी एक अच्छी जिंदगी दे पा रही थी। मेरी कुछ सहेलियां थीं जो मुझसे संडे को मिलती थीं। उनकी बातें सुनकर मुझे खुशी होती थी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं यह ख्याल भी आता था कि काश मेरी जिंदगी में भी ऐसा कोई होता। मगर मैं जानती थी कि पहले मेरे घर की परेशानियों का हल होना जरूरी था। माँ हमेशा कहती थीं, भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देंगे। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। जब तुम्हारी शादी होगी तुम्हें अपने घर की रानी बनाकर रखा जाएगा। मैं माँ की बातों से खुश होती थी और सोचती थी कि काश ये बातें सच हो जाएं। पापा के जाने के बाद हमारे रिश्तेदारों ने हमसे नाता तोड़ लिया था। सिर्फ मामा जी ही थे जो दूसरे देश में रहते थे। उनसे कभी कभी फोन पर बात हो जाती थी, लेकिन वह कभी यहां नहीं आते थे। शादी का ख्याल मुझे परेशान करने लगा था, खासकर रात के वक्त। मेरी उम्र की सारी लड़कियां शादी कर चुकी थीं और उनके बच्चे भी हो चुके थे। जब मैं अकेली होती थी तो सोचती थी कि काश मेरा भी कोई होता जिससे मैं अपना दिल हल्का कर सकती। लेकिन अपने भाई बहन के भविष्य के बारे में सोचकर मुझे अपनी भावनाओं पर काबू करना पड़ता था। मैं बेचैन नहीं थी, लेकिन मुझे एक सहारे की जरूरत थी। आजकल के जमाने में हर लड़की के पास उसका सुख दुख बांटने वाला होता है। मेरे तो भाई बहन भी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते थे। मेरी बहन की ग्रेजुएशन पूरी होने वाली थी और भाई भी ग्रेजुएशन कर रहा था। इस तरह जिंदगी गुजर रही थी। देखते देखते मेरी उम्र 30 साल हो गई। माँ ने मुझसे कहा, अब मैं और इंतजार नहीं करूंगी। तुमने हमारे लिए बहुत किया है, अब तुम्हारी शादी होनी चाहिए। मैंने माँ से कहा, पहले भाई की भी नौकरी लग जाए, फिर मैं शादी करूंगी। माँ कहने लगी, बेटा ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा। मैं माँ को जैसे तैसे समझा बुझाकर शांत कर देती थी। मेरी अपनी स्कूटी थी और मैं उसी से ऑफिस की थी। ऑफिस आज का आती आकी जाती थी। एक दिन मैंने देखा कि एक अधिकारी कई दिनों से हमारे मोहल्ले में भीख मांग रहा था। हमारा मोहल्ला काफी बड़ा था, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से मैं एक व्यक्ति को रोजाना वहां देख रही थी। एक दिन मैं अपनी स्कूटी रोककर उसे गौर से देखने लगी। वह एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए गंदे हालत में था।
मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने उसे आवाज देकर अपने पास बुला लिया। मैंने पर्स से RS-100 निकालकर उसे दे दिए और कहा, अभी खुला नहीं है, यह रख लो। वह मुस्कुराया और पैसे अपने थैले में डाल दिए। अब यह रोज की बात हो गई थी। जब भी मैं मोहल्ले में आती जाती उसे पैसे दे देती। एक बार मैंने उसे फुटपाथ पर भी भीख मांगते देखा। मैंने तब भी उसे कुछ पैसे दिए। धीरे धीरे यह बात सामान्य हो गई कि वह मेरा इंतजार करता और जैसे ही मुझे देखता पैसे मांगने चला आता। हालांकि एक अजीब बात यह थी कि वह पैसे लेने के बाद लंबे समय तक मुझे घूरता रहता था। यह बात मुझे असहज करने लगी थी, लेकिन मैं नजरअंदाज करके घर के अंदर चली जाती थी। एक दिन मैंने सोचा कि शायद वह भूखा होगा, इसलिए मैंने उसे रात के खाने के बाद खाना देने का निर्णय लिया। मैंने उसे आवाज दी और वह पास आ गया। जब मैंने उसे खाना दिया तो उसने फिर से अजीब नजरों से मुझे देखा। मैंने उसे टोकते हुए कहा, खाना लो और जाओ। वह चुपचाप खाना लेकर चला गया, लेकिन उसकी नजरें मेरे पीछे लगी रहीं। मैंने सोचा कि शायद वह बहुत अकेला और भूखा है, इसलिए मैंने उसे कहा कि वह रोज रात को खाना लेने आ सकता है। अगले दिन जब वह खाना लेने आया तो मेरी मां ने भी इसे सही समझा और कहा, किसी भूखे को खाना खिलाना बहुत अच्छा काम है। फिर एक रात जब मैंने उसे खाना दिया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। यह देखकर मैं डर गई। उसने कहा, डरो मत, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैंने सोचा कि शायद उसे कुछ और चाहिए, इसलिए पूछा, क्या तुम्हें और पैसे या खाना चाहिए? लेकिन उसने कहा, नहीं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। जब भी आपको देखता हूं मेरा दिल भर आता है। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। मैंने गुस्से में कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक गरीब भिखारी हो और ऐसी बातें कर रहे हो। उसने जवाब दिया, मैडम, मैं गलत कुछ नहीं कर रहा। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है और मैं आपको शादी के लिए प्रपोज कर रहा हूं। मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और अंदर चली गई। उसकी बातें मुझे परेशान कर रही थीं। अगले दिन जब मैंने अपनी दोस्त से इस बारे में बात की तो उसने कहा, वह भिखारी सिर्फ तुम्हारे पैसे और सहारे के लालच में है। उसे लगता है कि तुम्हें बेवकूफ बनाकर तुम्हारे पैसों पर आराम से जी सकेगा। मुझे यह बात समझ में आ गई। अगले दिन जब वह फिर से आया और वही बातें दोहराने लगा तो मैंने उसे धमकाते हुए कहा, अगर तुमने फिर से ऐसी बात की तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। यह सुनकर वह हंसने लगा, जो मुझे और भी हैरान कर गया। उसने कहा, मैं किसी से भी नहीं डरता, मुझे सिर्फ तुमसे मोहब्बत है। सीधे सीधे मुझे जवाब दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। मैंने उससे कहा, तुम बड़ी होशियार चीज हो, मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल गया है। यह सुनकर उसके चेहरे के भाव बदल गए। वह बोला, तुम्हें मेरे बारे में आखिर क्या पता चल गया? मैंने जवाब दिया, मैं सब जान चुकी हूं, तुम कौन हो और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मेरी बात सुनकर वह थोड़ा घबरा गया और पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे भी तो बताओ, तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? मैंने कहा, तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगी और उसके बाद जो भी मैं कमाऊंगी उससे तुम अपनी जिंदगी आराम से जियोगे। यह सुनकर उसने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा तो यही बात है, तो ठीक है, तुम अपना खाना और अपनी जिंदगी अपने पास रखो। अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर वह पलट गया और चला गया। मैं वहीं खड़ी उसे देखती रह गई। आज उसने खाना भी नहीं लिया था। मुझे लगा, ये तो बड़ा खुददार इंसान है, इतने कहने पर भी खाना नहीं लिया। मैं खाना हाथ में लिए वापस घर आई। मेरी छोटी बहन ने पूछा, दीदी, आप किससे बातें कर रही थीं? मैंने उसे बताया, एक भिखारी आया था, उसे खाना देने गई थी, लेकिन उसने खाना नहीं लिया। वह हैरान होकर बोली, क्यों नहीं लिया? मैंने कहा, पता नहीं, और किचन में खाना रखकर अपने कमरे में चली गई। मैं सोचने लगी, आखिर यह भिखारी चाहता क्या है? मैंने अपने दिमाग से उसकी बातें निकालने की कोशिश की और अपने करियर पर ध्यान लगाना चाहा। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा।
उस भिखारी से मुलाकात होती तो मैं उसे बुलाकर पैसे देने की कोशिश करती, लेकिन उसने पैसे लेने से भी मना कर दिया था। अब तो वह खाना लेने भी नहीं आता था और जहां भी दिखता बस मुझे देखता ही रहता। कई महीने ऐसे ही गुजर गए। कभी कभी मैं उसे अपने ऑफिस के आसपास भी देख लेती थी, लेकिन वह मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं करता था। मुझे उस पर तरस आने लगा। क्या वह सच में मुझसे मोहब्बत करता था? अब उसने मुझसे कोई बात करने की कोशिश भी नहीं की थी, न ही पैसे मांगे थे। एक दिन मैं अपने कमरे में लेटी हुई गहरी सोच में डूबी थी। भिखारी के बारे में सोच रही थी। क्या वह सच में मुझसे प्यार करता था? अगर वह मुझे बेवकूफ बना रहा होता तो मेरे डांटने के बाद भी मुझसे मिलने की कोशिश करता, लेकिन उसने मुझसे दूरी बना ली थी। उसकी आंखों में मुझे अब भी अपने लिए मोहब्बत दिखाई देती थी। फिर मैंने एक फैसला किया जो शायद मेरे लिए गलत था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे उस पर तरस आने लगा और शायद मैं भी कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लगी थी। मुझे एहसास हो गया कि वह और मैं एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। मैं एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत मिडिल क्लास की लड़की थी जो अच्छी खासी कमाई करती थी, और वह एक मामूली भिखारी। लेकिन फिर भी मैं उसे नहीं भूल पाई। मैंने सोचा, अगर वह सच में मुझसे प्यार करता है और मेरा फायदा नहीं उठाना चाहता तो शायद मैं उससे शादी कर सकती हूं। मैं उसे कोई छोटा मोटा काम दिलवा दूंगी और खुद भी अपनी नौकरी जारी रखूंगी। मुझे पैसों की भूख नहीं है, मुझे सिर्फ प्यार और ध्यान चाहिए। वह मुझे प्यार करे, मेरा ख्याल रखे, मेरे लिए इतना ही काफी है। अगले दिन मैंने उससे बात करने का फैसला किया, लेकिन अजीब बात थी कि वह पिछले 2-3 दिनों से कहीं नजर नहीं आ रहा था। एक दिन मुझे वह एक शॉपिंग मॉल के बाहर दिखा जब मैं अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने गई थी। मैंने उसे देखकर अपनी दोस्त से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता था कि वह लोग मेरा मजाक उड़ाएंगी। मैं चुपचाप उससे मिलने के लिए गई और उसे पार्क में चलने के लिए कहा। वहां जाकर मैंने उससे पूछा, तुम मुझे इतनी घूर घूर कर क्यों देखते हो? वह बोला, मैंने तुम्हारे घर का खाना लेना भी बंद कर दिया क्योंकि तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगा। अब अगर मेरी नजरें तुम्हारे चेहरे से हट नहीं पाती तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तुम्हें देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने पूछा, तुम सच कह रहे हो ना? उसने कहा, हाँ, मैं सच कह रहा हूं। मैंने कभी किसी लड़की को तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं पाया। मैंने तुम्हारे मोहल्ले में भी लोगों से तुम्हारी तारीफें सुनी हैं। जब मैंने सुना कि तुमने अपने भाई बहनों की खातिर अपनी शादी नहीं की और अकेले ही परिवार का पेट पाल रही हो, तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए और इज्जत बढ़ गई। तभी से मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भावुक हो गया। अब मुझे एहसास हुआ कि मेरी मां के अलावा कोई और इस तरह मेरी परवाह नहीं कर सकता था। लेकिन यह इंसान जिसकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया था, ने मेरी जिंदगी में एक खास जगह बना ली थी। मैं खुद को रोक नहीं पाई और उसे बता दिया कि मुझे भी उससे प्यार हो गया है। इस तरह हमारे बीच प्यार का सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन मैंने उससे कहा, तुम भिखारी हो, क्या तुम यह काम छोड़कर कुछ और नहीं कर सकते? वह बोला, मैं बहुत गरीब हूं और यह मेरी मजबूरी है। तुम दुआ करो, मेरा एक काम है, अगर उसमें सफल हो गया तो मैं वही बन जाऊंगा जैसा तुम चाहोगी। मैंने पूछा, कौन सा काम? उसने जवाब देने के बजाय मुझे टालते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, अपने घर जाओ, मैं रात को तुम्हारे घर खाना लेने आऊंगा। तुम्हारे घर का खाना बहुत अच्छा होता है। मैंने कहा, ठीक है, आ जाना। इसके बाद मेरे मन में सिर्फ उसी के ख्याल आने लगे। वह रोज मेरे घर खाना लेने आता और हम बातें करते। धीरे धीरे हमारे बीच बातें और भी गहरी होती गईं। उसने मुझसे शादी का वादा किया। मुझे इस बात की सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमारे रिश्ते को 2 महीने हो गए थे, लेकिन उसने मुझसे कभी कोई गलत मांग नहीं की। वह मुझसे सिर्फ घर के दरवाजे पर ही मिलता, जबकि मेरी सहेलियां अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए अलग अलग जगहों पर जाती। उसका नाम आदित्य था। कहते हैं, प्यार में इंसान की पहचान मायने नहीं रखती, और मेरे लिए आदित्य किसी राजा से कम नहीं था। मैंने उससे कहा, जैसे ही मेरे भाई बहन की नौकरी लग जाएगी
हम शादी कर लेंगे। आदित्य ने कहा, कोई बात नहीं, इस बीच मैं भी अपना घर खरीद लूंगा, फिर मैं तुम्हें वहां से ले जाऊंगा। हमारी मोहब्बत के बारे में किसी को पता नहीं था। मैंने सोच लिया था कि जब मेरे भाई बहन काम पर लग जाएंगे तो मैं आदित्य को अपने पैसे दूंगी ताकि वह अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू कर सके और भीख मांगना छोड़ दे। मैं उससे बहुत प्यार करती थी और उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरी खुशी पर जैसे किसी की नजर लग गई। आदित्य अचानक गायब हो गया। वह कई दिन तक नहीं आया और मैं परेशान हो गई। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह जैसे हवा में गायब हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। कई दिनों तक मैं इंतजार करती रही, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। मुझे लगा शायद कोई इमरजेंसी हो, लेकिन कितनी लंबी इमरजेंसी हो सकती है। मेरे पास उसका न कोई पता था और न ही कोई संपर्क नंबर। मेरे दिल में बस एक खालीपन था। फिर मेरी बहन ने अपनी नौकरी लगने की खुशखबरी सुनाई, लेकिन मुझे उसकी बात पर खुशी नहीं हुई। मेरी जिंदगी में आदित्य की कमी ने सब कुछ बेजान कर दिया था। मेरी मां ने कहा कि अब मेरी शादी की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन मैं तैयार नहीं थी। मैंने मां से कहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन वे मुझ पर दबाव डाल रही थीं। मां ने कहा, तुम्हारी उम्र निकल रही है और रिश्ते भी आने बंद हो जाएंगे, तुम कब तक कुंवारी रहोगी? मैंने जवाब दिया, अगर जरूरत पड़ी तो मैं सारी जिंदगी अकेली रह लूंगी। लेकिन मां अपनी बात पर अड़ी रही और मेरे लिए रिश्ता तय करने लगी। एक दिन मां ने कहा कि रविवार को लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं। मैंने फिर मना किया, लेकिन इस बार मां ने सख्त लहजे में कहा, जैसा मैं कहती हूं वैसा ही होगा, ज्यादा बोलने की कोशिश मत करना। अब मैं क्या करती? मैं आज भी आदित्य का इंतजार कर रही थी, लेकिन मां की जिद के आगे मेरी कोई नहीं सुन रहा था। अब मैं तुम्हारी एक और नहीं सुनूंगी, मम्मी ने गुस्से से कहा और मुझे उनकी बातों के आगे झुकना पड़ा। संडे का दिन आ गया। मम्मी ने मुझे तैयार होने के लिए कहा था, लेकिन मैं तैयार नहीं हुई। जैसे मैं थी वैसे ही लड़के वालों के सामने आ गई। मैं बैठी थी और लड़के की मां मुझसे तरह तरह के सवाल कर रही थी। मेरी नजरें झुकी हुई थीं और मेरे दिल में बार बार आदित्य का ख्याल आ रहा था। आज मुझे आदित्य की बहुत याद आ रही थी। लड़के की मां जो भी सवाल करती थी, मैं सिर हिलाकर हां या ना में जवाब दे रही थी। मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। मन कर रहा था कि मैं फूट फूट कर रोऊं। और उस पल मैं सोच रही थी कि शायद मुझे आदित्य से प्यार नहीं करना चाहिए था। मुझे पहले से ही मोहब्बत करने का शौक था, पर अब समझ में आ गया था कि यह आसान नहीं है। इसमें खुशियों के साथ साथ दर्द भी मिलता है। जैसे ही मेरी आंखों में आंसू आने लगते थे, मैं उन्हें पोंछ लेती ताकि किसी को पता न चले कि मैं रो रही हूं। कुछ देर बाद अचानक घर के दरवाजे से कोई अंदर आया। वह शख्स भी सीधे अंदर आकर खड़ा हो गया और मुझे आवाज लगाई, अर्शी। मैंने झटके से उसकी ओर देखा। आवाज जानी पहचानी थी, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पा रही थी। उसने फिर कहा, अर्शी, ये सब क्या है? सब लोग उसकी ओर हैरानी से देखने लगे थे। मेरा भाई गुस्से में उसके सामने खड़ा हो गया और पूछा, तुम कौन हो और घर के अंदर क्यों घुसे चले आ रहे हो? उसने कहा, मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूं, मैं उसे किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। लड़के की मां अचानक उठी और मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या ये तुम्हारा आशिक है? मम्मी तुरंत बोली, नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है, हम नहीं जानते कि यह लड़का कौन है। तभी वह लड़का फिर बोला, जी आप यहां से जाइए, मुझे इन लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। यह सुनकर लड़के की मां गुस्से में बोली, तुमने हमें यहां बेइज्जत करने के लिए बुलाया है? और वे अपने बेटे को लेकर वहां से चली गईं। उनके जाते ही मेरे भाई ने उस लड़के का गिरेबान पकड़ लिया। मैं बस चुपचाप उसे देख रही थी, सोच रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। भाई ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन उसने भाई का हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं तुमसे शांति से बात करना चाहता हूं। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, अर्शी, मैं आदित्य हूं। मैं चौंक गई। उसकी आवाज सुनते ही मुझे यकीन हुआ कि यह आदित्य ही था। मैंने कहा, तुम आदित्य हो?
उसने कहा, हाँ मैं ही आदित्य हूं। मैं उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। उसने कहा, मुझे इस तरह मत देखो, मैं सब बताता हूं। दरअसल मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, मैं कोई भिखारी नहीं हूं। मैंने तुम्हें हमेशा भिखारी के रूप में देखा है, इसलिए तुम्हें मुझे पहचानना मुश्किल हो रहा है। मैंने गुस्से में कहा, धोखेबाज, तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया और अब तुम पुलिस ऑफिसर हो तो मैं क्या करूं? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन उसने कहा, अर्शी तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें सब बताता हूं। उसने बताया, मैं एक अंडरकवर मिशन पर था। शहर में बच्चा चोरी की घटनाएं हो रही थीं और मुझे उन अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा गया था। वे लोग भिखारी बनकर घरों में जाकर बच्चों का अपहरण करते थे। मैं उन्हीं के बीच भिखारी बनकर रह रहा था ताकि उनकी गैंग तक पहुंच सकूं। 6 महीने पहले हमने पूरी गैंग को पकड़ लिया था, लेकिन इस दौरान मुझ पर हमला हुआ और मुझे गोली लग गई थी। मैं अस्पताल में भर्ती था और तुम्हारे पास आने का कोई तरीका नहीं था। आदित्य ने अपनी टांग पर लगे जख्म को दिखाया और कहा, मुझे ठीक होने में समय लग गया। जब मैं ठीक हुआ तो मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आना चाहता था। आज जब मैंने देखा कि तुम्हारे घर के सामने एक गाड़ी खड़ी है और पता चला कि तुम्हें देखने लड़के वाले आए हैं, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं अर्शी। आदित्य की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता था, लेकिन अपने काम की वजह से मुझे अपनी पहचान छिपानी पड़ी। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं और चाहता हूं कि हम हमेशा साथ रहें। मेरे दिल में बस आदित्य की बातें गूंज रही थीं। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी मेरी मम्मी ने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या यह लड़का सच कह रहा है? मैंने धीरे से गर्दन हिलाई और मम्मी को इशारा किया कि हां, वह सच बोल रहा है। मम्मी ने फिर उससे पूछा, क्या तुम सच में मेरी बेटी से प्यार करते हो? आदित्य ने आत्मविश्वास से कहा, जी हां, अगर आपको कोई शक है तो मैं अपने पेरेंट्स को यहां ला सकता हूं। आप मेरी जानकारी पुलिस स्टेशन से भी चेक कर सकती हैं। मैं अपने पुलिस स्टेशन का सीनियर ऑफिसर हूं। फिर आदित्य ने बताया, अधिकारी बनने के दौरान मुझे आपकी बेटी से प्यार हो गया था। मैं खुद पर काबू नहीं कर सका और उसे प्रपोज कर दिया, लेकिन ऑन ड्यूटी होने के कारण कभी आपके घर आने की हिम्मत नहीं कर सका। आज मैं सब सच बताने के लिए अपने असली रूप में आपके सामने हूं। आदित्य की बातें केन्न सुनकर मम्मी ने कहा, ठीक है, तुम अपने पेरेंट्स को हमारे घर भेज दो। और वैसा ही हुआ। करीब 2 घंटे बाद आदित्य अपने पेरेंट्स को लेकर हमारे घर आ गया। उनके माता पिता ने खुशी खुशी मेरे लिए आदित्य का रिश्ता मांगा। मैं बहुत खुश थी कि आदित्य कोई मामूली आदमी नहीं, बल्कि एक सीनियर ऑफिसर था और मुझसे सच्चा प्यार करता था। जो भी गलतफहमियां मेरे दिल में थीं, वो सब खत्म हो गई थीं। जल्द ही हमारी शादी हो गई और अब हम दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। आदित्य मेरे भाई बहन का भी बहुत ख्याल रखता है और एक बेटे की तरह मेरे परिवार की जिम्मेदारी भी संभालता है। अब वह मुझे जॉब करने की भी जरूरत नहीं समझता। एक दिन मम्मी ने मुझे दुआएं दी, तुम्हारा पति तुम्हें रानी बनाकर रखेगा। और सचमुच आदित्य मुझे किसी रानी से कम नहीं रखता, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करता है। उसके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। आदित्य के साथ आने से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। पहले जो जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर हुआ करती थीं, अब आदित्य ने एक बेटे की तरह संभाल ली है। आज मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूं। मैं बस आप सबसे यही कहना चाहती हूं कि किसी भी इंसान के बारे में गलतफहमी पालने से पहले उसकी स्थिति और परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।